इंडिपेंडेंट लड़ रही है। आप पहले बीजेपी से काफ़ी समय से बीजेपी के साथ रही थी, इस बार भी आपको बीजेपी का टिकट मिलेगा ऐसे ये चल रहा, हवा चल रही थी, क्या हुआ और अभी आप कैसे देख रही है इलेक्शन? देखिए कैसा है कि 2019 में भी यही संयोग हुआ था कि मुझे पार्टी की टिकट मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिला और मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अपक्ष लड़ना चाहिए शहर के हित के लिए, शहर के विकास के लिए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए। और वो मेरा निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और मुझे लोगों ने चुन के भेजा। आज इतिहास का पुनरावर्तन हुआ है। 2019 में उसी मोड़ पे मैं खड़ी हूँ और फिर वही निर्णय लेने का एक समय आया, तब लोक चाहना और लोगों की भावना और शहर के हित के लिए मैंने ये निर्णय ज़रूर लिया कि मुझे भी इस लड़ाई में उतरना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस चाहना से, जिस विश्वास से लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि अपक्ष की टिकट ही जनता होती है, तो मैंने जनता वाली टिकट ली है, उस टिकट पे मैं लड़ रही हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि जनता मुझे इस बार भी साथ देगी। अभी वोटिंग के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप आपका सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक कैसे पहुंचाऊंगी? डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी फॉर इट? देखिए, हमेशा से सिंबल पहुंचाए जाते हैं और सिंबल जो अपक्ष होते हैं या छोटे पक्ष होते हैं, जिनका फ्रीज नहीं हुआ होता है सिंबल, उनको 12 या 15 दिन मिलते हैं। और ये मैंने जैसे कहा कि मेरा संगठन ही जनता है, तो जनता हाथों हाथ ये पहुंचा देगी। और हमारी तरफ से भी सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, घर घर लोगों तक हमारे कार्यकर्ता है वो पहुंचा रहे हैं सिंबल्स। तो मुझे लगता है ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए कि सिंबल क्या होगा। अब आते हैं हम सिविक इश्यूज़ पे। रीडेवलपमेंट ये मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा इशू है। वह बहुत सारी बिल्डिंग्स है जिसको 35-40 साल हो चुके हैं और लोग राह देख रहे हैं कि कब रीडेवलपमेंट शुरू होगा। तो आपका इसके ऊपर क्या? देखिए, आप ये स्पेशली मुंबई में ये बिल्डिंग को प्रॉब्लम नहीं आता है रीडेवलपमेंट पर, मीरा भाईंदर में आता है। बहुत सारी बिल्डिंग गिरी हुई है, अभी तक रीडेवलप नहीं हुई। 12-15 साल से भी अभी तक गिरी हुई बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। और उसी को देखते हुए जब मैं एक बार विधानसभा में थाने का किस नगर का प्रोजेक्ट देख रही थी, उन्होंने क्लस्टर लाया था, तो छोटे बड़े बिल्डिंगे, अवैध यानी हम जो कहते हैं इलीगल चालियाँ, उन सबको मिला के उन्होंने सभी को एक हक का घर दिया था। तो मेरे मन में भी आया कि हमारी पुरानी बिल्डिंग जो एक्स्ट्रा एफएसआई वापरी हुई है और वो सिंगल बिल्डिंग हमारे यहाँ से नहीं हो रही है रीडेवलपमेंट, क्योंकि मार्जिन नहीं मिल रहा है, उतनी एफएसआई नहीं मिल रही है। तो अगर ये क्लस्टर हमारे यहाँ भी आ जाए तो हमारी बिल्डिंगों का भी भला हो जाएगा। और मैंने तुरंत ये क्लस्टर योजना यहाँ लेके आई। हालांकि तब कॉरपोरेशन था और तब आमदार जो मेहता जी थे और उनकी बॉडी थी, सब उन्होंने विरोध किया, तो हमें ये अभी वेट करना पड़ा कि उनकी बॉडी डिसॉल्व होने के बाद हम क्लस्टर लाएं। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे हमारे बहुत सारे एरिया है, भाईंदर वेस्ट, नवगर, ये जो है उन्हें कभी ना कभी तो बिल्डिंगें गिरेगी। हालांकि वो गाँवठन बहुत अच्छे लग रहे हैं और लोग खुश भी है, लेकिन बिल्डिंग है, उनकी भी एक लाइफ है। और जब गिर जाएगी तब आप बिना मार्जिन के बना नहीं पाओगे। पर ये क्लस्टर योजना में आपको बड़ा घर भी मिलेगा, बिना खर्च घर मिलेगा और लोग उसी एरिया में रह पाएंगे। ये जो बहुत सुंदर सा क्लस्टर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो मैं मीरा भाईंदर के लिए लेके आई हूँ और बहुत जल्दी यहाँ पुरानी बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट का मार्ग खुला हो जाएगा। मीरा भाईंदर का और एक इशू है वाटर सप्लाई। पिछले कई सालों में वो कुछ हद तक सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी तक कई बिल्डिंग्स को पानी नहीं आ रहा है। तो आपका इसके ऊपर? देखिए, मीरा भाईंदर और पानी, ये दो नाम ऐसे जुड़े हैं। यहाँ आंदोलन हुए, यहाँ सब कुछ हुआ और आज भी लोगों को ये लगता है कि मीरा भाईंदर यानी प्यासा शहर। और आज की डेट में ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब मेयर थी तब सूर्या योजना लाई थी, 218 MLD पानी के लिए हमने ये योजना बनाई। सबसे अहम प्रश्न ये था कि इंटरनल पाइपलाइन जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये 218 MLD पानी शहर में घरों घर में पहुंचेगा कैसे। तो उसके लिए हम अमृत टो से 516 करोड़ लेके आए, ये योजना बनाई, उनको घर घर तक पानी भेजने के लिए हर जगह पाइपलाइन डाली जा रही है। फरवरी तक ये पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा। कोरोना नहीं होता तो अब तक हमारे पास भी पानी पहुंच कर चुका होता, पर कोरोना की वजह से 2-3 साल बंद रहा हमारा काम और इसीलिए ये थोड़ा सा देरी हो रही है। और बहुत जल्दी फरवरी या मार्च तक
लोगों को आज है उससे दुगने से ज़्यादा पानी, यानी अमुक बिल्डिंगों में तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स पानी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और मीरा भाईंदर के माथे पे से ये जो पानी संकट का कलंक है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये एक और इशू है मीरा रोड में, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये मेजरली ऑटो रिक्शा, शेयर ऑटो रिक्शा पे ही निर्भर है मीरा रोड में चाहिए या भाईंदर वेस्ट में जाइए। तो बसेस का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ और इंतज़ाम हो सकता है जिससे लोगों को स्टेशन तक आने जाने में आसानी हो? देखिए, सबसे पहले तो शहर को इंटरनल जोड़ने के लिए मेट्रो का काम चल ही रहा है, ब्रिजेस बन चुके हैं। लेकिन हाँ, उनको अगर परिवहन आप जो पब्लिक परिवहन देखें तो वी हैव गॉट मोर देन 100 बसेस, न्यू बसेस ओवर हियर, पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि आई थिंक इवन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो वी हैव टू ब्रिंग मोर बसेस एंड विच ऑलरेडी वी हैव आस्क्ड फॉर। और बसेस भी अभी ग्रीन बसेस आई है, पर्यावरण को मैत्रीपूर्ण रखने वाली बसेस आई है। तो आई फील मिनी बसेस आई हैं, बड़े बसेस आए हैं, और थोड़ी बसेस आ जाएगी तो इंटरनल जो मूवमेंट है वो बसेस से और इजी हो जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि स्टिल रिक्शाज आर नेसेसरी, बिकॉज आपको एक अलग डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो बस वहाँ आपको शायद उपयोगी नहीं हो, तो रिक्शाज आर नेसेसरी। तो उसी के लिए ब्रिजेस और रोड बड़े करने का और रोड को खड्डे मुक्त करने के लिए सीसी रोड बनाने का ये काम भी मैंने किया है, सो दैट ट्रैफिक भी कम हो, लोगों को भी सुविधा उपलब्ध हो और वो अपने इस सभी सुविधाओं का उपयोग करके अपना समय बचा सके। As you said, infra projects are going on large scales, and so there is a dust, means air pollution, there is sound pollution. So do you have any roadmap to curb this pollution in the next 5 years? Means if you, when it came to my notice, we have brought 4 sprinklers, which is sprinkling the water all over the city. But still that is not sufficient, because जब तक मेट्रो का काम चल रहा है, the dust is going to happen. These are the teething problems, you know. जल्दी से वो सॉल्व हो जाएंगे वंस द वर्क इज़ ओवर। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दिए हैं कि आपको मिट्टी के लिए जाली लगानी है, बिल्डर्स को भी दिए हैं कि जाली के बिना आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, आप आरएमसी की या वगैरह जो भी गाड़ियाँ आती हैं उसे धो के आप आगे भेजेंगे। ऐसे मेजर्स हमने लिए हैं, बट स्टिल आई फील इट इज़ नॉट सफिशिएंट और हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत काम करना है। और डेफिनेटली एक बार मेट्रो का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक परमानेंट सॉल्यूशन हम ज़रूर ले आएंगे। एक और बात, आपने अभी गाँवठान का उल्लेख किया, तो वहाँ पे लोगों को या जो स्लम एरियाज़ है वहाँ पे के लोगों को अभी भी जॉब क्रिएशन ये एक मेजर इशू है। तो ये आपके पर्व्यू में आता है या इसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बात कर सकती हैं? देखिए, जब एक डीपी प्लान होता है यानी शहर में क्या क्या होना चाहिए, तब हम वो सभी ज़रूरी चीज़ें डालते हैं कि यहाँ कॉलेजेस होनी चाहिए, या स्कूल होना चाहिए, या इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, इस भाग में हमारा कॉरपोरेट सेक्टर आना चाहिए, आईटी सेक्टर आना चाहिए। तो अब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू डीपी एंड वी हैव आस्क्ड फॉर एवरी सच थिंग्स जो जॉब क्रिएट करे लोगों के लिए। एंड होपफुली वंस द डीपी इज़ डन, जॉब क्रिएट होंगे, हमारे युवाओं को जॉब मिलेंगे इसी शहर में और उनको बहुत दूर तक जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कि वोट बढ़ जाएंगे और ये वोट बढ़ जाने से शायद कांग्रेस को फ़ायदा होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार आ सकता है, तो इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, 2019 में सेम सिचुएशन थी, हम ही 3 थे और उसके बावजूद मैं चुन के आई, क्योंकि लोगों का विश्वास है, एक क्लास ऑफ वोट्स है, उससे कहीं ज़्यादा हम दोनों में डिवाइड होने वाले वोट्स है। तो वो क्वेश्चन नहीं आता कि एक अपक्ष को देने से एक नॉन हिंदू पर्सन या कांग्रेस पार्टी या वैसे आ जाएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। अगर होता तो 19 में भी वही रिजल्ट होता। पर मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि 2024 में भी यही सीन होगा और हिंदुओं ने भी अपना मन बना लिया है कि जो असली हिंदू है, एक जिसको पार्टी ने टिकट दी है लेकिन उस पर बहुत सारे गुनाह रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी सारा दरगाह के लिए फंड लाया है, उन्होंने टीपू सुल्तान नाम दिया है, उत्तन की दरगाह को उन्होंने इतनी फंडिंग दी है कि हिंदुओं की भावना बहुत आहत हुई है। वहीं दूसरी और उनके समय में उन्होंने 26 से ज़्यादा मंदिर तोड़े हैं
विकास के नाम पर, तो विकास के नाम पर बाकी सब स्थानक भी टूट सकते थे। हालांकि मैं किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उनके समय काल में 26 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी ने अगर टिकट दे के एक कहीं कोई खेदजनक एक फैसला लिया है, तो उस फैसले को जनता ज़रूर सुधारेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुत्व के लिए खड़े रहने वाली, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली यहाँ मैं अकेली हूँ। जब जहाँ जहाँ हिंदुत्व के लिए खड़ा रहना है, चाहे वो 22 जनवरी हो, चाहे कोई भी अत्याचार का मामला हो हमारी बच्चियों पे, चाहे गौमास का मामला हो, हर समय गीता जैन वहाँ जाके खड़ी हुई है। तो लोगों को ये विश्वास है कि देखिए, यहाँ मुझे प्यार से लोग हिंदू शेरनी कहते हैं, तो उनको भी पता है हिंदू कौन है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदू वोट बटेंगे, क्योंकि यहाँ हिंदुओं को पता है कि बटेंगे तो लूटेंगे। एक और हमारे विरोधियों ने नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न किया है। यहाँ के जो हमारे विरोधी हैं, उनकी वृत्ति थोड़ी सी राक्षसी है, तो मैं उनको राक्षस संबोधन कर रही थी और मैंने कहा कि राक्षस ने ये भ्रम फैलाया है कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने उसे योगी जी के साथ जोड़ दिया है कि ये गीता जी ये कह रही है, जबकि कहीं मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया, कहीं मैंने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, कहीं महाराष्ट्र के दूसरे पार्ट का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर के राक्षस की बात करी है। लेकिन डर जाते हैं, वो ऐसे भ्रम फैलाते रहते हैं। मैं आपकी चैनल के जरिए ये लोगों को कहना चाहती हूँ कि आदरणीय योगी जी के लिए मुझे इतना मान सम्मान है, क्योंकि वो प्रखर हिंदुत्ववादी नेते हैं और सभी हिंदुओं को उन्होंने इकट्ठा किया है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर जब यहाँ दंगा हुआ था, तो मैंने भी 24 तारीख को यहाँ बुलडोज़र लाया था। तो वो मेरे प्रेरणा स्थान है, मेरे लिए एक पूजनीय व्यक्ति है जिनका मैं मन से आदर करती हूँ। मैं बोलना तो छोड़िए, उनको कुछ ऐसा शब्द बोलने के पहले मेरी ज़बान कट जाए, बोलना तो छोड़िए, मैं ऐसा उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। विरोधियों को ज़रूर कहना चाहूँगी, भ्रम फैलाना बंद करें। लोग बहुत समझदार हैं। आप तोड़ फोड़ के मेरे सेंटेंस को कैसे भी बताएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि लोग मान जाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.